बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज आपको खेलों के हवाले से एक अच्छी खबर देंगे। जी हां, हुकूमत पाकिस्तान का खेलों के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। वजारत बैनुल सूबाई रवाबित ने डिपार्टमेंटल खेलों को बहाल करने का फैसला किया है और वजारत ने महकमा जाती खेलों को बहाली से मुतल्लिक इब्तदाई ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जबकि साल 2021 में मुल्क में महकमा जाती खेलों को खत्म कर दिया गया था। मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक। इसके अलावा आपको खबर देंगे सिंध के शहर कराची से, जहां PCH सोसाइटी में अरबों रुपए की जायदादों के खाते तब्दील करने वाले महकमा रजिस्ट्रेशन के मुलाजमीन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन के एक्शन पर 9 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों और दफातर पर छापे भी मारे जा रहे हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद खोखर। तीसरी खबर हम आपको देंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर मुख्तलिफ महकमों में घोस्ट मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत में दर्जनों टेक्नीशियंस बगैर हाजिरी के तनख्वाहें ले रहे हैं। पेशावर के अस्पताल में एक मुलाजिम के लिए जाली अकाउंट भी खोल दिया गया और फ्रॉड से लाखों रुपए की तनख्वाह वसूल की गई। दूसरी जानिब दर्जनों ऐसे BHUs अस्पतालों की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ है जो निजी हुजरों में कायम किए गए हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें पेशावर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। हुकूमत पाकिस्तान का खेलों के हवाले से अहम फैसला सामने आया है। वजारत बैनुल सूबाई रवाबित ने डिपार्टमेंटल खेलों की बहाली का फैसला किया है और वजारत ने महकमा जाती खेलों की बहाली से मुतल्लिक इब्तदाई ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जबकि इससे पहले साल 2021 में महकमा जाती खेलों को खत्म कर दिया गया था, जिससे खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। अब देखना यह है कि क्या खेलों की बहाली से खिलाड़ियों की मुश्किलात कम हो सकेंगी और क्या खेलों के लिए मखसूस सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक से। तो रियाज, सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि हुकूमत ने महकमा जाती खेलों को बंद क्यों किया था और फिर दोबारा बहाल करने की जरूरत क्यों पेश आई है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। हुआ यूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी और 2021 था और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त इमरान खान का एक व्यू पॉइंट था डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से, और वो हमेशा हवाले दिया करते थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, जहाँ पे सिर्फ 4 टीमें हैं या इसके आसपास हैं। वो ये समझते थे कि मुल्क भर में वापडा की टीम है, एयरफोर्स की टीम है, नेवी की टीम है, सिविल एविएशन की टीम है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की टीम है और इस तरह नेशनल बैंक की टीम है। ये टीमें नहीं होनी चाहिए। इससे जो हमारा जो टैलेंट है, पूल है, जो बेस्ट खिलाड़ी ऊपर आते हैं वो ज़ाया हो जाता है इस चक्कर में कि लोग सिर्फ नौकरी के चक्कर में पड़े होते हैं, उनको नौकरियां मिली होती हैं, बाकी इसके अलावा जो असल जो टैलेंट ऊपर आना होता है वो नहीं आ पाता। और वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को बहुत ज़्यादा चेरिश करते थे, एडमायर करते थे कि वो जो मॉडल है पाकिस्तान को उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा। तो फिर हमने देखा कि 2021 में उन्होंने जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान इमरान खान का एक तरफ उनका ये कहना, ज़ाहिर पूरी एक किस्म की साइंस है कि वो उन्होंने क्यों कहा, लेकिन दूसरी तरफ उसके डीमेरिट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ की आबादी है और उधर ऑस्ट्रेलिया चंद करोड़ की आबादी है, तो उसको तो ये सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान जहां 24 करोड़ की आबादी है, जहां पे पर कैपिटा इनकम या फीकस आमदनी जिसे कहते हैं और इस तरह की चीजें, ये सारे जो मसाइल हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक जो खिलाड़ी है वो ये समझता है कि उससे अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले हुकूमत की तरफ से, उसके इदारों की तरफ से, तो उसके लिए काम करना, खेलना जारी रखना, अपनी जरूरतें पूरी करना, जिस्मानी हो चाहे वो खेलों के सामान लेना हो, वो होना चाहिए। लेकिन जब से ये खत्म हुआ फिर उसके बाद एक ये बड़ा चैलेंज आ गया कि जनाब अब जो प्लेयर्स थे वो बड़े परेशान हो गए, हर चीज उन्हें अपनी मदद आपके तहत करनी पड़ी थी। तो जो ही PDM की गवर्नमेंट आई तो 22 में यानी 2022 में शहबाज शरीफ साहब ने एक इनिशियल वो ऑर्डर ये जारी किया कि जो फैसला था 2021 का उसको रिवॉक किया जाए, वापस लिया जाए और उसके बाद जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स हैं उनको रिवाइव किया जाए। और फिर बाकी जो है वो IPC को और तमाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वगैरह को कहा कि ये जो सारा मामला है इसको आप कोशिश करें कि रिवाइव करें सारी खेलों को। अब आते हैं कि अगेन इसका फायदा क्या होगा और ये किस मकसद के लिए किया गया। तो मैंने एक चीज तो बता दी, इसका फाइनेंशियल सबसे बड़ा मकसद है कि जो खिलाड़ियों को रोजगार मिलता था वो जो रोजगार है वो अब बाकायदा तौर पर बहाल हो जाएगा। अब जिस तरह
वजारत IPC है या बैन सूबाई जो वजारत है, जो तमाम जो सूबे हैं उनके जो नेशनल जो चैलेंजेस हैं उनको वो देखती है वो ये वजारत। तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया है और वो जिसे कहते हैं कि टू एंड फ्रो हो रहा है, और उम्मीद है कि चंद हफ्तों के अंदर या एक आध माह में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसको अप्रूव कर देंगे और वो कैबिनेट में बाकायदा तौर पे आ जाएगा। अब अगेन हम आते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। जो तजवीज़ दी गई है वजारत की तरफ से उसमें बड़ी कम्प्रीहेंसिव चीज़ें हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। हम पहले आते हैं कि जो सजेशंस हैं वो क्या क्या हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जो रिवाइवल है स्पोर्ट्स की उसमें सिविल एविएशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वापडा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की जितने भी डिपार्टमेंट्स होते थे जो इस जमाने में उनके खिलाड़ी उनके पेरोल पे होते थे, उनको बाकायदा हर माह ये सैलरीज वगैरह देते थे, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे फुटबॉल है और इस तरह के जो दीगर खेल हैं, बास्केटबॉल और दूसरी जो छोटी गेम्स वगैरह जो ओलंपिक्स वगैरह में भी वहां उसके खिलाड़ी जाते हैं। तो उसका ये फायदा, इवन पाकिस्तान आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो वहां से जो खिलाड़ी पॉलिश होके आते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो दूसरी स्पोर्ट्स हैं, तो वो पॉलिश होकर एक नेशनल लेवल पे वो आते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें आपने इस हवाले से गिनवा दी हैं हमें। तो क्या ये फैसला कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की खेलों में कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद देगा हमें? अब जाहिर है इस वक्त जो हम चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट से आउट है। तो अब पराई शादी में कुर्सियां लगाने वाला काम ही पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हम तो आउट हो गए हैं। हाँ। तो और इसके अलावा तो बदकिस्मती से हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि हम होस्ट मुल्क हैं, पाकिस्तान का होम ग्राउंड है और 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सो कॉल्ड स्टार्स मौजूद हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ना विजन है, ना कॉन्फिडेंस है, ना पेशेंस है, ना वो कंसिस्टेंसी है। तो ये सिर्फ एक जो मिसाल है वो क्रिकेट की है। इसी तरह हम देख लें स्क्वॉश में पाकिस्तान जो है जानशेर खान और हाशिम खान और क्या क्या बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, और अब देख लें कि स्क्वॉश का कोई नाम भी नहीं लेता। चंद इलाकों में पाकिस्तान एयरफोर्स वगैरह ने इसको जिंदा रखा हुआ है, इसके अलावा तो वो उसका कुछ है नहीं। इसी तरह हम स्नोकर में देख लें हमारे क्या बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। हॉकी देख लें पाकिस्तान ने जो है वो कितने वर्ल्ड कप जीते, और अब हमारी ये हालत हो गई है कि वो खेल तो गए, अब क्रिकेट भी ज़बहानी का शिकार हो गया है। पिछली 1 दिहाई से हमारी क्रिकेट की जो बदतरीन वो है उसके पीक इस वक्त कर चुकी है क्रिकेट की, और ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। और इस तरह के ये जो डिपार्टमेंटल जो है खेलों में तो हम बेहतर हो ही नहीं पा रहे हैं। तो रियाज, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे माइंड में काफी देर से चल रहा है, मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो ये बताएं कि बानी पीटीआई ने जब डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी लगाई, उसे खत्म कर दिया था, तो उनका ये फैसला कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि उन्होंने कुछ सोच समझ के कि इदारों के ऊपर भी इफेक्ट होगा, इदारों के ऊपर तो हो रहा था कहीं ना कहीं देखा जाए तो, लेकिन खिलाड़ियों ने कारकर्दगी तो बेहतरीन दिखाई नहीं फिर भी। तो कितना इफेक्ट होगा उस फैसले का और इस फैसले का? अब नहीं, अब वो देखें ये सारी चीजें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पल जो है ना भर में ये चीजें हों। हाँ। 2021 में ये फैसला हुआ और तकरीबन 8 से 10 माह के बाद 22 में जो है वो दोबारा शुरू हो गया, और इस तरह शुरू हो गया कि अनअनाउंस्ड या इनफॉर्मली जो है वो टीमें बनना शुरू हो गई और स्पोर्ट्स के लिए खिलाड़ी उन्होंने लेने शुरू कर दिए और वो सारा कुछ। लेकिन ज़ाहिर ऑफिशियली जब तक डिसीजन नहीं होता वो चीजें नहीं होंगी। तो 8 से 10 महीने में बानी पीटीआई का जो फैसला था उसको हम ये समझें कि गलत था या सही था, उसको गेज करना शायद बहुत अर्ली होगा। मेरा ख्याल है कम से कम 4, 5, 6 साल जब तक नहीं हो पाते तो ऐसे फैसलों को जज नहीं किया जा सकता। जिस तरह दूसरे फैसले होते हैं, पॉलिसी मैटर्स जो होते हैं, उसके जो जिसे कहते हैं कि फल जो है वो कुछ अरसे बाद मिलना शुरू होता है। तो 22 में आके फौरन जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो तब भी प्राइम मिनिस्टर। खिलाड़ियों को किस बुनियाद पर मुलाजमतें और मौके फराहम करेंगे ये सरकारी इदारे? जी, जो चंद शराइत लिखी हुई है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि बाकायदा उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, ऑडियो वीडियो, उनकी जो विजुअल्स होंगी, उनकी परफॉर्मेंस होगी, उसकी बेस पर एक डेटा तैयार किया जाएगा और उसके बाद डिपार्टमेंट्स ये फैसला करेंगे कि हमने इन प्लेयर्स को रखना है, इनको हमने तैयार रखना है, इनको अकेडमीज में रखना है, इनकी जो जिम की पेमेंट्स हैं, अकेडमीज की या क्लब्स की जो पेमेंट्स हैं वो इदारे करेंगे। अब ये ज़ाहिर एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और
और इशू यह है कि लॉ मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल की थोड़ी सी मुखालफत की है। इस प्रपोजल में है ये जितने इदारे हैं, खासतौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो क्या करेंगे कि वो इनको जो पब्लिक सेक्टर की जो पोजीशंस होती हैं, यानी दूसरे मानों में सरकारी नौकरी, तो आप इनको सरकारी नौकरी पे रख लें। इस प्रपोजल के अंदर ये लिखा हुआ है। अब वजारत कानून ने कहा है कि ये तो हम इन खिलाड़ियों को रख लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे जनाब ये तो हमारा भी हक है। अगर आप समझते हैं कि रोजगार का बिल्कुल, और बाकायदा तौर पर वजारत कानून ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के कोटे की मुखालफत की है, तो जवाब क्या पेश किया गया है? हाँ जी, तो उन्होंने यही जवाब दिया है कि अगर आप करने जा रहे हैं और आप अगर इन लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, आप फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पेरोल पे इनको रखेंगे, तो ये जो बाकी शोबे हैं वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट या एक किस्म का तफरीक के हवाले से वो देखेंगे कि ये तो जो है फर्क किया जा रहा है उनमें। यानी अगर खिलाड़ियों को पे वगैरह किया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है, तो फिर वो दूसरे जो शोबे हैं वो भी कहेंगे जनाब हमें भी बाकायदा तौर पर इस तरह गोद लें, आप हमें इस तरह ट्रेन करें, इस तरह हमें कोर्सेज करवाएं, इस तरह हमें पॉलिश करें। तो ये सिर्फ चंद खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, उनके खाने के पैसे, उनको पॉकेट मनी, उनको सारा कुछ दिया जा रहा है, और दूसरे जो है वो, तो ये एक चैलेंज है। जाहिर है लॉ मिनिस्ट्री का बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंटल जितने भी स्पोर्ट्स जब रिवाइव होंगी तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि अपने तौर पे इन प्लेयर्स को लें, उनकी कैटेगरी रखें, उनके स्टैटिस्टिक्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो सारा डेटा है वो अपने पास रखें और उसकी बेस पे उन प्लेयर्स को रखें, उनको मेंटेन रखें, और उसके बाद नेशनल टीम्स के लिए भी उनको इंकरेज करें और उनकी प्रमोशन वगैरह करें, अपने तौर पे ये करें, रादर देन कि ये हुकूमत के ऊपर अगर आप जो है वो इस किस्म का बोझ रखते हैं तो हुकूमत जो है, शायद उनका ये कहना है कि कौमी खजाने पे जो है वो इस किस्म का अगर बोझ रखा जाता है तो वो शायद नामुमकिन हो। मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्ट्री का बड़ा ये लॉजिकल वो है, और इन तमाम इदारों को चाहिए कि खुद से जो है वो इन सारे मामलात को वो देख लें, बजाय इसके कि हुकूमत के ऊपर जो है वो बोझ डालें। अच्छा रियाज, ये बताएं कि महकमा जाती टीमों की बहाली से अगर देखा जाए तो मुल्क में खेलों के फरोग पर कोई असर पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा? देखिए, ये तो अगेन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हुकूमत ने एक फैसला किया है और इसके असरात जैसे मैंने कहा कि बानी पीटीआई ने एक फैसला 21 में किया और 22 में वो रिवोक हो गया। मौजूदा सूरत हाल को चलें देखते हुए, हम बाकी चीजों को तो छोड़ ही देते हैं ना, मौजूदा सूरत हाल जो है खेलों की, अगर हम उसी को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले के हवाले से देखें तो कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखें, अगर मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम, महंगाई, इन चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो बड़ी लॉजिकल चीज़ लगती है। राशिद लतीफ़ पिछले दिनों एक जगह जिक्र कर रहे थे कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी सपोर्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है, यानी पेंशन वगैरह और दूसरे मामला। तो देखें, अगर रिटायर्ड लोग हैं उनको माली मामला के एक बड़े चैलेंजेस जो है वो हैं, तो जो यंग लड़के हैं, जो इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, जो हार्ड वर्किंग अच्छे लड़के हैं, वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनके लिए उनके घरों में इस तरह के खर्चे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो जब उनको इदारे, डिपार्टमेंट सपोर्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी काविश बज़ाहिर नजर आ रही है इसको दोबारा करने की। और जब खत्म किया गया वो भी एक अलग बहस है जाहिर है, लेकिन अगर इसको दोबारा शुरू किया गया तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है और इसको लेकर रोजगार का सिलसिला बहाल होगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा उन तमाम यंग प्लेयर्स में जो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे थे और उनका ख्याल था कि अपनी मदद आपके तहत तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो मांगे तांगे का सामान और किराए का सामान, ये सारी चीजों से हट के अब बाकायदा तौर पे जब उनको गोद लिया जाएगा इदारों की तरफ से तो एक अच्छी पेशरफ मुझे नजर आ रही है। शॉर्ट आंसर मुझे आपसे चाहिए कि बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों को भर्ती करने के लिए सिविल सर्विसेज रूल्स 1973 के तहत उन्हें भर्ती किया जाता था, अब उसमें क्या तब्दीलियां की जाएंगी? अब जो तरमीम की जाएंगी उसकी तो बुनियादी एक जो बड़ी वजह है उसको अपोज किया है। जैसे मैंने शुरू में बताया, दरमियान में हमने जिक्र किया कि लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जनाब 1973 के जो सिविल सर्वेंट्स रूल है उसके तहत आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको सरकारी मुलाजिमीन इनको बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद और बहुत से जो इदारे हैं वो कहेंगे जनाब हमें भी इस तरह सपोर्ट किया जाए। तो ये एक बज़ाहिर जो है, जैसे मैंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री इसको राइटली अपोज कर रही है और डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि अपने तौर पे इन लोगों को जो है वो ट्रेन करें, उनको पे करें और उनको नरिश करें नेशनल जो है वो ओलंपिक्स के लिए, नेशनल गेम्स के लिए और नेशनल टीम्स के लिए, बजाय इसके कि वो हुकूमत पर रिलाई करें कि वो सरकारी मुलाजमीन हो जाएं। ठीक है जी, तो देखना पाकिस्तान में यही तो है कि खेलों में कितनी बेहतरी आती है। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल किया जा रहा है और खिलाड़ियों को दोबारा से भर्ती किया जाएगा, कुछ तब्दीलियां भी की जाएंगी जो रूल्स हैं उस हवाले से, और खेलों में कितनी बेहतरी आती है ये तो वक्त ही बताएगा। नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं जी कराची, जहां पर PCH सोसाइटी में अरबों रुपए की जायदादों के खाते तब्दील करने वाले महकमा रजिस्ट्रेशन के मुलाजमीन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन के एक्शन पर 9 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उनके दफातर और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो ज्वाइन किया है जाहिद खोखर ने। अच्छा जाहिद, देखा जाए तो महकमा रजिस्ट्रेशन में करप्शन और अरबों रुपए की जायदादों के खाते तब्दीली के हवाले से हमने 92 न्यूज़ के तहकीकाती प्रोग्राम में अवाम को मुसलसल आगाह रखा है। अब बिलाखिर मुकदमा दर्ज हो गया है। तफसीलात से आगाह करें कि कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और मजीद क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी जो है अच्छी डेवलपमेंट है कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है और एंटी करप्शन कमेटी 1 के इजलास से मंजूरी हासिल करने के बाद महकमा एंटी करप्शन की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो इस वक्त की इतलात हैं कि 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनका रिमांड भी हासिल किया गया है। उनसे मज़ीद तफ्तीश और तहकीकात की जा रही है। PCH सोसाइटी में जो तकरीबन 29 खाते हैं उनके जो असल मालकान हैं उनकी जगह किसी और जो अपने रिश्तेदार हैं या कोई और लोग हैं उनके नाम पे खाते रखे गए थे। ये निशानदेही की गई थी बुनियादी तौर पर। ये जब मामला सामने आया था, सिंध हुकूमत में शामिल एक बासर खातून के जो प्लाट उनका खुद था, उसके जब खाते तब्दील किए गए थे, ये मामला वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर पता चला कि PCH में कई ऐसे खाते हैं जिनको तब्दील किया गया और उसके बाद तहकीकाती कमेटीज़ बनाई गई महकमा रजिस्ट्रेशन की जानिब से और उनकी जो फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स आई वो भी हमने अपने नाजरीन को बताई थी। एक तो उसकी रोशनी में, दूसरी CM इंस्पेक्शन टीम की जानिब से भी तहकीकात की गई थी। 2 अलग अलग तहकीकाती कमेटीज़ थी जिनकी रोशनी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें तमाम जो फाइंडिंग्स दी गई थी, जिन मुल्ज़मान का तयन किया गया था और वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी निशानदेही की गई थी और बताया गया था कि ये प्रॉपर्टीज़ किस किस के नाम पे कब तब्दील हुई। बुनियादी तौर पर जमशेद टाउन 1 का ये इलाका है जहाँ जिसकी जुरिस्डिक्शन आती है और उस दौरान जितने महकमा रजिस्ट्रेशन के अफसरान या मुलाजमीन वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई, उनको पता था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके जो वर्सा नहीं है, उनके मालकान नहीं है, या तो कोई बाहर मुल्क में रह रहे हैं या तो उनके आते जाते नहीं हैं। उन्होंने ऐसी निशानदेही की जिसपे तमाम ये मिली भगत थी, जिसमें कुछ एस्टेट एजेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने निशानदेही की। जिसके बाद फिर ये एक उन्होंने 30 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक पोर्शन बनाया और हर किसी ने अपने अपने हिस्से के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ या तो किसी और के नाम पे लेके पैसे लिए या अपने रिश्तेदारों के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ की। अब जैसे जैसे तहकीकात हुई थी, क्योंकि तहकीकाती कमेटी में उस वक्त एक तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थे और उसके बाद 2 जो सब रजिस्ट्रार थे, वो इंतहाई इस मामले में टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने जो है वो रिपोर्ट दी थी और तमाम जो मामला थे उनकी निशानदेही की थी, जिसमें 2 सब रजिस्ट्रार हैं, सरदार जुल्फ़िकार लाखो हैं और आसिफ चांडियो। उनकी जानिब से ये बताया गया था कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है इब्तदाई मरहले में कोई गहरा थी, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने इस तहकीकात का दायरा कुछ वसी किया था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, क्योंकि जब ये रिपोर्ट की तहकीकात जो है वो इस हवाले से की जा रही हैं, तो अगर हम उस FIR की बात करें तो FIR तो तहकीकाती कमेटीज की रिपोर्ट की रोशनी में हुई थी, मगर महकमा एंटी करप्शन की अपनी तहकीकात भी चल रही थी। वो तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? देखिए, जो तहकीकाती कमेटीज़ बनाई गई थी, एक तो महकमे रजिस्ट्रेशन की थी, एक चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की, दोनों ने रिपोर्ट्स दे दी हैं। ये FIR उस रिपोर्ट की रोशनी में ही दर्ज की गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध के हिदायत पर ये जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और एंटी करप्शन कमेटी के इजलास में ये मामला गया था। इस हवाले से जो चेयरमैन एंटी करप्शन है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और डायरेक्टर एंटी करप्शन है इम्तियाज़ अली अबड़ू, उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया
और ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया गया मगर एक तहकीकाती जो अफसर हैं जाहिद हुसैन मीरानी उसका इंतखाब किया गया। और इस मामले में क्योंकि इनिशियल स्टेज जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है, उसके बाद जो 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं उनसे भी तफ्तीश जारी है। मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके कागजात क्या हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा कि असल में ये जो है प्रॉपर्टीज़ किसके नाम हक में रखी गई हैं और तमाम मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरी जानब है कि दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जो हमें इतलात मिली है ज़राए की जानिब से कि इस तहकीकाती अफसर की जानिब से जो कमेटी के मेम्बरान थे, एक तो जो महकमा रजिस्ट्रेशन की जानिब से जो कमेटी थी जिसमें जितने अफसरान शामिल थे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में, एक तो वो हैं, दूसरी है चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम। इन दोनों से बयानात लिए जाएंगे। तहकीकाती जो कमेटी के जो चेयरमैन हैं या उनमें जो अरकान शामिल थे उनसे उनके भी इसमें स्टेटमेंट ली जाएंगी और उनसे भी पूछताछ किया करके एक तफसीली है, क्योंकि अब जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब अदालत में मामला है तो तमाम मामला तो अदालत के अंदर पेश किए जाएंगे। दीगर मुल्ज़मान जो है हमें इतलात मिली है कि उनमें से काफ़ी मुल्ज़मान ने हिफाजती ज़मानतें हासिल की हुई हैं, 3 गिरफ्तार हैं, उन बाकी दीगर जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो है जो नुमाया किरदार नज़र आया है चेयरमैन एंटी करप्शन का या डायरेक्टर एंटी करप्शन का, और उनकी कोशिश यही थी कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। बदकिस्मती से बात दूसरी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो महकमा एंटी करप्शन के हैदराबाद के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका किरदार काफ़ी मशकूक रहा है। अच्छा। क्योंकि जो लोकेशन ट्रेस की गई थी उसके मुताबिक जो अक्सर मुल्ज़मान थे वो हैदराबाद के इलाके में मौजूद थे। उनमें अक्सर मुल्ज़मान के जो FIR में नॉमिनेट हैं उनके घर भी वहाँ हैदराबाद में कासमाबाद में जो लोकेशन आ रही थी, तो उन्होंने या तो नाअहली की या तो उन्होंने कोई मुल्ज़मान की मदद या मौनत के लिए, वो तो उसको पता होगा। बहरहाल इस मामले पर चेयरमैन एंटी करप्शन या डायरेक्टर एंटी करप्शन इस मामले पे एक्शन ले सकते हैं, मगर उनको अगर फौरी तौर पर कोशिश करते हुए मुल्ज़मान को ये बताएं कि वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खाते तब्दील करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल एक्शन लेने का हुक्म दिया था। क्रिमिनल हो गया मगर डिपार्टमेंटल एक्शन का क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती की बात है और ये वही चीफ सेक्रेटरी सिंध की जो समरी है उसकी जो पैरा 15 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए और ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था। मगर बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जब मुकदमा दर्ज हुआ है, और उमूमी हालात में भी ऐसा होता है कि जब भी किसी अफसर के ख़िलाफ़ या किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ जब संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं तो उनको इब्तदाई मरहले में उनको मुअत्तल किया जाता है। मगर बदकिस्मती की बात है कि 24 फरवरी से ये मुकदमा दर्ज होने के बाद इस वक्त तक उन जो इसमें नामिनेट मुल्ज़मान हैं, जो महकमे के मुलाजमीन हैं, उनको मुअत्तल तक नहीं किया गया है। अच्छा। ये बदकिस्मती की बात है और डिपार्टमेंटल एक्शन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस इदारे का सरबराह के होने की हैसियत से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था, जो इस वक्त तक नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि जब इस खुद डिपार्टमेंट की जो कमेटी बनाई गई थी महकमा रजिस्ट्रेशन की, जब उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट दी थी उस वक्त भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस वक्त भी उनको शोकाज नोटिस जारी ज़रूर किए गए हैं, वो मुलाजमत से उनको ज़रूर फारिग किया जाएगा, मगर इतना बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी अहम बात यह है कि अफसोस की बात है जाहिर फिर कि अभी तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वो लोग जिनकी जायदादों के खाते तब्दील किए गए थे उनको किस तरह से कंपनसेट किया गया है? देखिए, वो तो जो असल मालकान है वो तो अभी स्क्रीन पर आए ही नहीं है, और अच्छा। असल जब मालकान आएंगे तो उसके बाद जो है वो और सूरत हाल होगी। इस वक्त जो जितने जो लोग हैं जिनके हक में खाते तब्दील किए गए हैं उनसे बयानात लिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा। बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ली थी तो उसका एक ट्रेल होगा, मैंने किसी से ली होगी तो एक सिस्टम होता है। उनके पास कुछ नहीं है सवाए इसके कि टेम्परिंग के तमाम मामला तब्दील कर दिए गए।
एक तो ऐसा भी जो मालिक सामने आया था चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के सामने, जो कह रहा था कि भाई मुझे तो कहा गया कि रहने के लिए घर आपको चाहिए, आपको घर दे रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं पता, और आपके जो है नाम पे यानी कि जाहिद हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि जो असल मालिकान है वो शायद अभी तक इस हवाले से बेखबर ही हैं कि उनकी जायदादें किसी और को मुंतकिल हो चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और उनमें से अक्सर जो मालिकान हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है तयन किया था, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ ही जिनके मालिकान सालों से नहीं आ रहे हैं, यहाँ जो भी है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो स्टेट एजेंट्स हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, माफिया के लोग, इसमें तो एक ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग थे जो माजी उनका जो है काफ़ी जो है वो जराइम पेशा मामला में रहा है, तो वो उनकी मदद हासिल की गई थी, उन्होंने निशानदेही की थी। दूसरी जो अहम मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये तय किया गया था चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से, और एक समरी भी वज़ीर-ए-आला सिंध के पास भेजी गई है कि जितने अफसरान जो 5 साल से ज़ायद टाउन्स में मौजूद हैं, क्योंकि जब 5 साल तक उनको पता होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी के मालिकान आ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के मालिकान नहीं आ रहे हैं, तो उनको ये ज़्यादा ये चांस होता है कि वो खातों में टेम्परिंग करें या उनके जो खाते तब्दील करें। तो इसलिए फैसला किया गया था कि जितने टाउन्स में मौजूद हैं, जो 5 साल से ज़्यादा कराची के अंदर जिसने मुलाजमत की है, उनको वापस दूसरे डिवीज़न में भेजा जाए, और वहाँ से जो सब रजिस्ट्रार या मुलाजमीन हैं उनको कराची में लेकर आए। मगर जो हमें ज़राए ने इत्तलात दिए, ज़राए ने हमें बताया है कि जो सरकारी जो भी 5 साल से ज़ायद जो सब रजिस्ट्रार मौजूद हैं, उनका कोई अहम इजलास भी हुआ था, उनके पास कोई ठेकेदार भी आए थे कि आप 30 लाख रुपए फ़ी सब रजिस्ट्रार अदा करें, हम जो ये ऑर्डर्स हैं वो नहीं रुकवाएंगे और आपको कराची से बाहर जाने नहीं देंगे। तो ये पैसे की कलेक्शन कर रहे हैं। अब इतना बड़ा संजीदा मैटर है और इतने बड़ा हाई प्रोफाइल है, और तमाम जो चीफ मिनिस्टर सिंध भी इसको देख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध देख रहे हैं, तो इस मामले को भी देखें कि क्यों नहीं उनके जो सब रजिस्ट्रार हैं उनके तबादले क्यों नहीं हुए, उनको रुकवाने में कौन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कौन लोग माफियाज हैं जो इसमें कोई जो है रोड़े अटका रहे हैं। तो इस चीज़ को भी देखना होगा। और उसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि रखते हुए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने देखा जाए तो कवानीन में तरामीम की सिफारिश की थी। एक तो ये बताइए कि वो तरामीम कौन सी थी, और क्या अभी तक उस पर कोई पेशकदमी हुई है? देखिए, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के जो सरबराह थे, जो सेक्रेटरी हैं वह शमीर खान भुट्टो, उनकी जानिब से जो तहकीकात की गई थी, कमेटी एक बनाई गई थी, उसमें मामला ये आ रहा था कि सब रजिस्ट्रारों की जो है ज़िम्मेदारी का तयन, कि मिसाल के तौर पे जिस सब रजिस्ट्रार ने जो है वो कागज़ को सही कर देता है, उसको जो है खाते को ही रख लेता है, या उनका कोई जो डीड से बना देता है, तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। इसलिए उन्होंने ये सिफारिशात की थी कि आप कवानीन में तरमीम करें और सब रजिस्ट्रार हो या दीगर जो मुलाजमीन हैं उनकी ज़िम्मेदारी का तयन करें, कि जिसमें साबित हो सके कि मिसाल के तौर पर किसी की भी खाते प्रॉपर्टी के तब्दील हो रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर आयद हो। अब जो कवानीन मौजूद हैं उसमें कवानीन के मुताबिक ज़िम्मेदारी जो है किसी की नहीं बनती है, सवाए इसके कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला है या जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वाला है, दोनों पार्टी सामने आ जाती हैं और वो सब रजिस्ट्रार के सामने बताती हैं कि हम ख़रीद रहे हैं, हम ले रहे हैं, दोनों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बात ख़त्म, अल्लाह खैर सला। मगर जो फ़रोख्त कर रहा है उसके पीछे की जो ट्रेल है, उसका जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसका कुछ पता नहीं है, ना सब रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी है। तो इस समेत कई कानूनी पेचीदगियाँ थी मौजूद, जिसकी बिना पर उनकी जानिब से ये कहा गया था सिंध हुकूमत को कि आप असेंबली के थ्रू ये जहाँ पर आप किसी भी वक्त अपनी ही जायदाद से महरूम भी हो सकते हैं और आप जायदाद के मालिक भी हो सकते हैं। तो क्या जो खातों का डेटा है वो डिजिटलाइज नहीं था कि उसके अंदर रद्दो बदल करनी या तरामीम करनी इतनी आसान थी कि किसी का भी नाम टेम्पर करके दूसरे के नाम पे कर दिया जाए? जी बिल्कुल, एक स्कैनिंग डिपार्टमेंट होता है, उनके अफसरान हैं जो इससे पहले जो सिस्टम था, मतलब आज से कुछ महीने पहले की हम बात करें, क्योंकि निगरान दौर में जो निगरान सूबाई वज़ीर थे यूनुस नागा, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था कि आप तमाम जो मामलात को डिजिटलाइज की तरफ लेकर आ जाएं, और क्योंकि इस तरह नहीं है कि जो भी खाता होता है उसका कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो, क्योंकि वैसे रिकॉर्ड है, इसी तरह से टेम्परिंग हुई है, उसी तरह से ये 2022 से 2024 के दरमियान सबसे ज़्यादा जो खाते
खाते हैं वो तब्दील हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है और इस वक्त भी उस पर काम चल रहा है, मगर एक सुस्त रवि का शिकार है ये काम, उसको हंगामी बुनियादों पर करना चाहिए ताकि अगर सारे सिंध के सब रजिस्ट्रार ऑफिस इसी सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, डिजिटल जो सिस्टम के अंदर, तो काफ़ी मामला हल हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर ये मामला नहीं हल होंगे तो आप देख रहे हैं, दूसरी बात हम बार बार अपने प्रोग्राम से ये कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ मामला जमशेद टाउन 1 का नहीं है। बिल्कुल, हमने ये किसी एक जगह का मामला नहीं है, ये तकरीबन देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में इशू है और इस इशू को बहुत सीरियसली देखना चाहिए, नहीं तो बहुत से लोग अपनी अरबों की जायदादों से महरूम हो जाएंगे और कुछ लोग बैठे बिठाए अपनी जायदादों के मालिक बन जाएंगे जो कि जायदादें उनकी हैं भी नहीं। नाजरीन, इस हवाले से बहुत सीरियस एक्शन लेना बहुत जरूरी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों में घोष मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत में दर्जनों टेक्नीशियंस बगैर हाजिरी के तनख्वाहें ले रहे हैं। पेशावर के एक अस्पताल में एक मुलाजिम के लिए जाली अकाउंट भी खोल दिया गया और फ्रॉड से लाखों रुपए की तनख्वाह वसूल की गई। दूसरी जानिब दर्जनों ऐसे BHUs अस्पतालों की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ है जो निजी हुजरों में कायम किए गए हैं। इन हुजरों में काम करने वाले स्टाफ के बारे में भी मालूम हुआ है कि वो ड्यूटी पर नहीं आते और तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सेहत के अलावा महकमा तालीम में भी ऐसे ही उस्ताज़ा की निशानदही की गई है जो अपने स्टेशन पर ड्यूटियां नहीं दे रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इस पर हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने बहुत काम किया है, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जी मुमताज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कोहिस्तान में ऐसी मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं जिनका अता पता ही मालूम नहीं है, तो ये क्या कहानी है? शुक्रिया फरजाना। ये दरअसल कोहिस्तान वो ज़िला है, बदकिस्मत ज़िला है कि जहाँ जो सेहत और तालीम की सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ ऐसे काम हो रहे हैं कि जिससे उस लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने पूछा, ये जो घोस्ट मुलाजिमीन हैं, तकरीबन 21 घोस्ट मुलाजिमीन ऐसे हैं कि जो वहाँ के अस्पतालों में भर्ती तो की गए हैं लेकिन वो ड्यूटियाँ नहीं देते और वो तनख्वाहें वसूल करते आ रहे हैं। इनमें से कुछ मुलाजिमीन ऐसी भी हैं कि जिनको मार्च 2022 में या उससे पहले भर्ती किया गया और इस दौरान से वो कई माह तक तनख्वाहें लेते रहे। इनमें बड़े अहम शोबों में भी काम कर रहे थे, जिनमें जो टेक्नीशियन थे वो सर्जिकल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और इसके अलावा फार्मेसी में ये लोग काम कर रहे थे। और इनकी जब तैनाती की गई तो उसके बाद से ये लोग गायब हो गए। ये ना तो किसी हेल्थ फैसिलिटी में नज़र आए और ना ही DHO ऑफिस को इनके रिकॉर्ड का कोई पता चला। ये तो बाद में जब इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई तो इनकी जो मतलब ये जो गायब थे तो उससे पर्दा उसका चाक हो गया और उसके बाद ही ये जो इंक्वायरी की रोशनी में न सिर्फ ये कि उनसे रिकवरी की सिफारिश की गई बल्कि मुतालिका जो अफसरान हैं जो इनके रिक्रूटमेंट के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी पूछगिछ शुरू कर दी गई। चूँकि ये दूर दराज का ज़िला है तो इसलिए यहाँ पे चूँकि इंस्पेक्शन जो होते हैं ये कम होते हैं, वहाँ पे कम ही लोग जो ड्यूटियाँ करते हैं उनसे पूछगिछ की जाती है और जो ड्यूटियाँ नहीं करते उनका कोई नहीं पूछता। तो ये वहाँ के सेहत के दूर दराज के भी इश्यूज़ वहाँ पे मौजूद हैं। जो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी कम है, लेकिन इसके बावजूद जब 21 ऐसे मुलाजिमीन घरों पर तनख्वाहें लेने लगे तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है उनका क्या उनकी क्या फ़ायदियत होगी, उनकी क्या कारकर्दगी होगी और लोगों को उनसे फिर क्या फ़ायदा होगा। ये सिर्फ कोहिस्तान के हद तक ये बात महदूद नहीं है, दीगर इलाकों में भी ऐसी मुलाजिमीन मौजूद हैं कि जो या तो घरों पे तनख्वाहें ले रहे हैं या एक स्टेशन पे उनकी तैनाती की जाती है तो फिर दूसरे स्टेशन में वो ड्यूटी करते हैं या सिरे से वो ड्यूटी पर आती ही नहीं है। और इस बारे में अक्सर औकात जो है उनके अफसरान बाला को मालूम। छोटे अस्पतालों तक ही महदूद है या फिर बड़े अस्पतालों में भी ऐसी ही बेकायदगियां होती हैं? बड़े अस्पतालों में हाल ही में एक महकमा एंटी करप्शन ने एक इंक्वायरी की थी और उसमें ये बात सामने आ गई थी कि एक घोस्ट मुलाजिम KTH में पाया गया था, मतलब वो उधरी सी तनख्वाह ले रहा था और न सिर्फ ये कि वो तनख्वाह ले रहा था बल्कि उसके लिए जो एक निजी बैंक के एक जो एहलकार थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एक फेक अकाउंट भी खोल दिया था और इस अकाउंट के ज़रिए वो तनख्वाह भी लेता रहा।
कहा यह जाता है कि 48 लाख रुपए तक उसने इस अकाउंट के ज़रिए निकाले, और जब इंक्वायरी हुई तो उसके बाद मालूम हुआ कि वो मुलाजिम जो था वो घोस्ट था, और कोई ऐसी उसमें कोई हकीकत नहीं थी कि वो उस इदारे का मुलाजिम है या नहीं। लेकिन बाद में इंक्वायरी में ये मालूम हो गया कि वो तो सिरे से मुलाजिम ही नहीं है और उसने ऐसी ही तनख्वाह ली है। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि इतने ढेर सारे घोस्ट मुलाजमीन सामने आ जाते हैं, तो क्या उनका डेटा वेटा नहीं रखा जाता है कुछ? कोई उसके जब मुलाजमीन के लिए जाती हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, तो कोई नहीं पता किया जाता कि भाई कब से है, क्या इसका आगे कौन है, पीछे कौन है? यही तो मसला है, इस तरह का कोई सिस्टम अब तक मौजूद नहीं था कि जिससे ये वो सुराग लगा सके कि ये मुलाजिम हैं, ये कहाँ पे भर्ती हुए हैं और कहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अक्सर औकात मतलब ये जो मसाइल पहले होते थे ये उन इलाकों में होते थे कि जो दूर दराज के इलाके होते थे, वहाँ पे चूँकि इंस्पेक्शन करना मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात पेश आते थे। जिस तरह कोहिस्तान का मैंने जिक्र किया, चूँकि वो एक दूर दराज का ज़िला है और वहाँ पे इंस्पेक्शन जो है बहुत कम किए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं अक्सर उनकी सर्विस पूरी हो जाती है और वो घोस्ट ही रहते हैं और वो ड्यूटी पर नहीं आते, उनको साथी मुलाजिमीन जो हैं वो भी नहीं पहचानते। दरअसल उनको सियासी असर रसूख भी हासिल होता है। ऐसी तैनाती अमूमन उस वक्त होती हैं कि जब हुकूमत ख़त्म हो रही होती है या फिर निगरान हुकूमत आती है, तो इस दौरान वो जो वहाँ के जो हुकाम होते हैं वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर ऐसी तैनातियाँ कर देते हैं, और फिर बाद में जब हुकूमत आती है तो ज़ाहिर है उनको फिर कुछ नहीं बताया जाता कि इस दौरान जो तैनातियाँ की गई हैं उसमें वो कहाँ पे मौजूद हैं और कहाँ पे नहीं है। अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि इन तैनातियों पर पाबंदी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग तैनात होने में कामयाब हो जाते हैं और उनके लिए कोई तरीका ढूंढ लिया जाता है। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं बड़े अस्पतालों में भी बाज़ उसमें वो करते हैं, लेकिन वो रेयरली सामने आते हैं। लेकिन जो दूर दराज के अज़ला हैं वहाँ पे ये सिलसिला, ये घोस्ट मुलाजिमीन का जो ये सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ ये तो बड़ा सीरियस मामला है मुमताज़, देखा जाए अगर पेशावर जैसे बड़े शहरों की ये हालत है तो फिर इज़ला की क्या पोजीशन होगी? वहाँ पर तो सिस्टम कैसे चला रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, कबायली अजला का आपने जिक्र किया, वहाँ तो हालत इंतहाई ख़राब है। मिसाल के तौर पर अगर शुमाली वज़ीरिस्तान की मिसाल हम ले लें तो हाल ही में 38 ऐसे हेल्थ सेंटर्स की निशानदेही की गई जो निजी हुजरों में कायम की गई हैं। यानी ये वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कि जिसके लिए वहाँ के लोगों ने अराजी फराम की, अराजी पर अस्पताल बन गए और अस्पताल फिर बाद में उनका इफ्तिताह भी कर दिया गया और वहाँ पे काम भी शुरू हो गया। लेकिन वहाँ पे उन्होंने से हुजरे में तब्दील कर दिया और वो जो अमला है वो कुछ अर्सा चूँकि उन्हीं वो मकामी लोगों की है। तो मुमताज़ ऐसा कोई लॉ मौजूद है कि आप निजी हुजरों में भी अस्पताल बना सकें? असल में हुजरों में इस तरह से होता है कि जब अराजी का मसला होता है किसी इलाके में तो वहाँ के मकामी लोग जो हैं एक एग्रीमेंट के तहत वो हुकूमत को अराजी लिख कर दे देते हैं कि यहाँ पे वो फैसिलिटी कायम कर दें। उसके बदले वो क्लास 4 के चंद असामियाँ जो हैं उस पर चौकीदार वगैरह पे वो भर्तियाँ करा लेते हैं और वो ज़मीन जो है वो हुकूमत की हो जाती है बाकायदा तौर पर। अच्छा। उस मायदे के तहत वो मिल्कियत फिर उस महकमे की होती है। जिस तरह इस सूरत में जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो अराजी दी गई तो ज़ाहिर है ये फिर महकमा सेहत की मिल्कियत हो गई। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जब ये हुजरों में खुद ही जगह देते हैं मुमताज वहाँ पर उनको कि भाई यहाँ पे हमें ये सहूलत दी जाए, तो फिर लेकिन हमने तो ये भी देखा कि निजी हुजरों में काम करने वाले जो ड्यूटी पर आने वाले लोग हैं वो भी हाजिर नहीं होते हैं। तो वो क्यों नहीं हाजिर होते? इसकी वजह यही है कि जब वो मतलब प्रॉपर वो हेल्थ फैसिलिटी नहीं रहती, वहाँ पे जो मकामी लोग हैं उसे हुजरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ जो मुलाजमीन हैं वो भी आने की जहमत नहीं करते। और इसकी वजह एक ये भी है फरजाना, मैं आपको ये बताऊं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में 336 सेहत के मराकज़ हैं और वहाँ ये जो तादाद है ये तादाद खैबर पख्तूनख्वा के किसी बड़े ज़िले, मिसाल के तौर पे हम पेशावर की मिसाल ले लें, पेशावर में भी इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ सेहत के मराकज़ हैं वो मौजूद नहीं। लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान जैसे एक छोटे से ज़िले में 336 फैसिलिटीज़ हैं, मतलब हेल्थ के मराकज़ हैं। अच्छा। अब इसकी सिरे से एक तो यह है कि ज़रूरत ही नहीं थी इतने मराकज़ की, और फिर जब इसमें अमला भर्ती किया गया तो ज़ाहिर है वो भी इजाफी है। साल से ये मामला सामने आ रहे हैं हमारे, हम फिर देखते हैं और वो मुलाजमीन ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने उन्होंने तनख्वाहें ली और उसके बाद वो चुप साध के बैठ गए या उनको तनख्वाह नहीं मिली। ये तो साल से काम चल रहा है।
बिल्कुल, यही एक मसला है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया, जब हुकूमतें बदल जाती हैं तो जो दो हुकूमतों के दरमियान जब गैप आ जाता है तो उस दौरान ये लोग खूब फ़ायदा उठाते हैं। इसी दौरान ट्रांसफ़र होती है, पोस्टिंग होती है और फिर ये लोग मतलब ऐसे उसमें चले जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि वो मुलाजिम जो है वो कहाँ पे ड्यूटी दे रहा है। और जब नई हुकूमत आती है तो फिर उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं। कुछ ऐसे होता है कि कुछ लोग जो हैं उनको सियासी असर रसूख हासिल होता है उनके पीछे, चूँकि हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं तो इसलिए वो बच भी जाते हैं। तो हमारा अलमिया ये है कि हम लोग उन लोगों की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो करते हैं, लेकिन जो सरकारी मफादात हैं उनको पसेपुश डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये मामले जो हैं ये ज़्यादा बढ़ भी गए हैं और उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। जब तक कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं को यहीं पर रोकने के लिए मुमताज़ हमें फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ताकि महकमा सेहत का और महकमा तालीम का जो खाना ख़राब किया जा रहा है इन लोगों की वजह से, उसको हम बेहतर कर सकें। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।